दोस्तों इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये एक ऐसे देश की है जिनके पास फूड ग्रेन्स का इतना भारी शॉर्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी फॉरेन कंट्री से फूड इंपोर्ट करना पड़ा है, और वो भी ऐसे क्वालिटी का जिसे उस एक्सपोर्टिंग कंट्री में पिग्स के फॉडर के लिए यूज किया जाता है। और वही दूसरी ओर आप देखेंगे कि किसी कंट्री में लंबे समय से सिविल वॉर के चलते वहां पर फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए उनका एक सच्चा पड़ोसी देश उन्हें भारी मात्रा में खाने पीने की सामग्री भेजकर लगातार मदद पहुंचा रहा है। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों पिक्चर्स एक ही देश को बिलोंग करते हैं और मात्र कुछ सालों में गेहूं इंपोर्ट करने से लेकर गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक बनने तक का सफर इस देश ने तय किया है, तो क्या आप इस देश का नाम गेस कर सकेंगे? जी हां, ये चमत्कार कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत देश में हुआ है, जब लगातार वॉर्स और नेचुरल कैलेमिटीज ने देश की फूड सिक्योरिटी को एक डेंजरस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों आज एक बार ब्रीफली समझते हैं कि एग्जैक्टली ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति ये होती क्या है और इसने कैसे भारत देश की शक्ल सूरत को बदल कर रख दिया है। तो हुआ ये कि ब्रिटिश भारत को छोड़कर तो चले गए, लेकिन सुजलाम सुफलाम ऐसे हमारे इस देश को वो दुनिया की हर मुमकिन समस्या भेंट स्वरूप दे गए, जिनमें सबसे बड़ी समस्या थी फूड की। कभी अंग्रेजों की सेल्फिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडो पाक एंड इंडो चाइना वॉर्स की वजह से, कभी ड्रॉट्स एंड कभी फेमिन्स, तो कभी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भारत में अनाज की कमी ये डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी थी। इतनी कि हमारे देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को जनता से अपील करनी पड़ी कि लोग हफ्ते में एक दिन एक समय का उपवास रखें। यहां तक कि हमारे डोमेस्टिक नीड्स को डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन से फुलफिल करना इम्पॉसिबल होने लगा था, और यूएस ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से व्हीट जैसे फूड ग्रेन्स को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई। वो भी इस तरह से कि यूएस में जो व्हीट की वैरायटी पिग्स को एज अ फॉडर खिलाई जाती थी, उसे इंडिया में इंसानों के कंजम्पशन के लिए भेजा जाता था, और वो भी कई महीनों के हफ्तों के डिलेज के बाद। और फिर भी उसे एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे सरकार के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर देश ने ठान लिया कि जब प्रॉब्लम इंटरनल है तो सॉल्यूशन भी इंटरनली ही ढूंढना होगा, और फिर शुरुआत हुई क्रांति की। एक्चुअली इसकी शुरुआत ऑलरेडी एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, और इंडिया में साइंटिस्ट डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इस पूरे मिशन का जिम्मा सौंपा गया। तो रिवॉल्यूशन ये मेनली इन 3 फैक्टर्स की वजह से आया: हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, improved irrigation and mechanization, and extensive use of chemical fertilizers and pesticides. Mainly पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल रीजन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेंटर बनाया गया, जिसमें मेन फोकस जिन क्रॉप्स पर किया गया वो थे राइस, व्हीट, जवार, बाजरा और मेज, और इनमें भी मोर परमानेंटली व्हीट। और देखते ही देखते सिचुएशन बिल्कुल बदलने लगी। फूड डेफिसिट से जूझ रहा भारत देश फूड सरप्लस हो गया, और 1950s एंड 60s में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अराउंड 51 मिलियन टन्स था, वो बढ़कर 1978-79 में 131 मिलियन टन्स पर पहुंच गया। वही जो व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन की ग्रोथ नियरली 2% पर ईयर थी, वो बढ़कर अब 22% पर ईयर तक के पहुंच गई। और जो पर हेक्टर यील्ड्स ऑफ व्हीट ये 850 किलोग्राम्स थी, वो बढ़कर 2281 केजी पर हेक्टर पर जा पहुंची। तो जहां भारत देश गेहूं जैसे बेसिक फूड ग्रेन के लिए यूएस पर डिपेंडेंट था, आज वही भारत देश अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई और साउथ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कई देशों को व्हीट एक्सपोर्ट करता है। और यहां तक कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जब ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए थे, तो यूएस ने भारत को अपील की थी कि वो अपना व्हीट एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि ग्लोबल मार्केट्स में फूड की कमी ना हो। लेकिन दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बट लाइवस्टॉक सेक्टर में भी एक इनडायरेक्ट लेकिन काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जब एग्रीकल्चरल आउटपुट ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा, तो किसानों के पास अब सरप्लस कैपिटल जमा होने लगा, और जिसकी वजह से कई एरियाज में एग्रीकल्चरल एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स की शुरुआत होने लगी। तो आगे जाकर व्हाइट रिवॉल्यूशन का एक वन ऑफ द की ड्राइविंग फैक्टर ये बना। पर हेक्टर
जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका फायदा रूरल इकोनॉमी को हुआ और एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा। ज्यादा फॉडर की अवेलेबिलिटी के साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगे, उसका फायदा डेयरी सेक्टर को भी मिला। और देखते ही देखते सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के गेहूं इंपोर्ट करने से लेकर दुनिया के वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने वाले देशों में आज भारत का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे किन विषयों पर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइए। और जुड़े रहिए वाइज IAS एकेडमी के साथ। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।